हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आपका 12वीं का पेपर होने वाला है और इसके लिए आप परेशान भी होंगे, मगर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट किस तरह का अप्लाई होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन पे बेस्ड अगर 2-3 क्वेश्चन है तो उसको हम लोग किस तरह से एक साथ एक सिंपल फार्मूले पे बेस्ड होके सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे सेशन को आप देखिए। शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मैजिक। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल टू e टू द पावर साइन रूट x, तो इसका dy बाई dx क्या होगा। अब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। और अगर e टू द पावर f ऑफ x लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए ये शॉर्टकट है, e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन रूट x। और यहाँ पे देखो f ऑफ x के प्लेस पे क्या है, f ऑफ x के प्लेस पे है साइन रूट x। तो अपने को साइन रूट x को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है साइन ऑफ रूट x। आपको ये बताओ कि साइन रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा। आपको यहाँ फिर से चेन रूल अप्लाई करना होगा, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये बताओ कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो लिखो कॉस रूट x। फिर से देखो कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। अब इस मेथड को कैसे हम लोग याद रखेंगे, e का पावर डब्बा, f ऑफ x को क्या बोला मैंने, डब्बा। e का पावर डब्बा का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। अब इस डब्बे की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है, सामने वाला आपको दे सकता है y इक्वल टू e टू द पावर 10x। अब देख के एक लाइन में आंसर बताना है, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। e का पावर डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर डब्बा 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। 10 का डेरिवेटिव बोल, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। किसी ने ऐसा बोल दिया y इक्वल टू ई टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन बताओ। तो e का पावर डब्बा मैंने क्या सिखाया, डब्बा क्या है यहाँ पे रूट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ई का पावर डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा क्या है यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है और इससे मैंने आपको क्या पूरा का पूरा आइडिया बताया कि इस टाइप के अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है अवकलन समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर इंटायर का पावर 3/2 का कोटि और घात निकालें। स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आप ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन दे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे, आप आराम से उसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है। अगर किसी फंक्शन का पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स। अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर किसी फंक्शन का तीसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन जहाँ पे हुआ है वही टर्म आपका क्या देगा, ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है,
कोटि। और ये हमेशा ध्यान रखो कि जो ऑर्डर दे सकता है डिग्री उसी के पास होगा। कि फॉर एग्जांपल डीएम साहब क्या है, ऑर्डर दे सकते हैं, तो 100% उनके पास डिग्री होगा। जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं, डिग्री होगा, सिर्फ नेताओं को छोड़ के। तो उसमें नहीं जाना अपने को, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे की बात करेंगे कि ऑर्डर कौन देगा, जिसके पास डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे हुआ है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। dy बाई dx का मतलब है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री के लिए एक डेफिनेशन है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो रेडिकल साइन में नहीं होगा। रेडिकल साइन का मतलब क्या है, पावर में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, बट्टा में नहीं होगा। 1/2, 3/2 इस टाइप का जो फैक्टर है वो नहीं आएगा। दूसरा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा। तीसरा है कि निगेटिव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, पावर 3/2 चल रहा है। तो इस 3/2 को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर क्या है, 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है उसी का पावर क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। इसका मतलब क्या है कि कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, बॉम्बे इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे साइन का पावर 3 हो सकता है, यहाँ पे साइन का पावर 9 हो सकता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 आएगा ये मैंने कोई मैजिक से नहीं किया या फिर मैं रट के नहीं आया हूँ। इसके लिए जो अप्रोच है वो अप्रोच सीखो। डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी इंटीग्रेशन का लिमिट -a to a हो, क्या हो, -a to a, तो कैसा होगा, -π से π, -π/2 से π/2, -1 से 1, इस टाइप का अगर क्वेश्चन में है तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है 0। और ये कब आता है 0, जब f ऑफ x बराबर नहीं है किसके, f ऑफ -x के। और इसका आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f ऑफ x dx, जब आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ -x के बराबर है। अब इसको समझो, ये जो मैंने लिखा है f ऑफ x, f ऑफ -x, इसका मतलब क्या है, जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन गिवन है उसमें क्या करो, x के प्लेस पे क्या रखो, -x रखो। x के प्लेस पे क्या रखो, -x। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा जो f ऑफ x है वो क्या है, sin x to the power 7। तो x के प्लेस पे क्या रखा, -x रखा, x के प्लेस पे रखा -x। तो यह आ जाएगा sin -x to the power 7। अब बच्चे बच्चे को पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन एक्स का पावर 7। अब सोचो कि साइन का पावर माइनस साइन एक्स का पावर 7 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स टू द पावर 7 आ जाएगा। सही है। तो एफ ऑफ एक्स जो था वो x के प्लेस में जब मैंने -x रखा तो वो f ऑफ x के बराबर नहीं है। मतलब ये फंक्शन इनडायरेक्टली आप ऐसा बोलो कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन अगर आएगा तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछ लिया -1 से 1 log ऑफ
एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड है इवन है। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। लॉग कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। tan कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। x का पावर अगर 3 है, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। x टू द पावर 5 कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन आ गया और लिमिट का वैल्यू -a to a रहा तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा अपना, 0। अपने को इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। साइन का पावर 7 मैंने लिया है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है साइन का पावर 9, साइन का पावर 11, साइन का पावर 3। बस ध्यान ये रखना है कि लिमिट जो है वो -a से a के बीच में होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है e टू द पावर x tan x प्लस log ऑफ sec x dx। अब ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक वो हमेशा ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई tan x प्लस log ऑफ sec x। तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से कि e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत सिंपल सा है, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x प्लस c। क्वेश्चन में कभी भी e का पावर x दिख जाए और उसके साथ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो हम लोगों को हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि कुछ ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ जाए। तो आपको ढूंढना क्या होता है, e का पावर x तो है यहाँ पे, चलो प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को क्या मिल जाए, f ऑफ x मिल जाए और f डैश ऑफ x मिल जाए। तो सोचो कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर आएगा, पॉसिबल नहीं है। log ऑफ sec x, log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सोचो जरा। log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, sec है, तो लिख दो sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। सो दिस इज sec x tan x। sec से sec गया तो आपको ये पता चल गया कि log ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x आएगा। तो ये क्वांटिटी क्या है, f ऑफ x, और ये कैसा है, f डैश ऑफ x। रूल के साथ कंपेयर किया, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर x f ऑफ x। सो दिस इज log ऑफ sec x प्लस c। बहुत ही साधारण और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग। इसी पे दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ सकता है। हाँ तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर क्या आ गया, ए। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, e का पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख के बताओ। e का पावर x है, ठीक है, ढूंढो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो दिख गया e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e का पावर x f ऑफ x क्या है, साइन x। इसी क्वेश्चन में ऐसा वो पूछ सकते हैं, e का पावर x साइन x माइनस ऑफ कॉस x dx। तो यहां पे सोचो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स आएगा। तो इसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में मैच करने के लिए इसको ऐसे लिख लिया, प्लस और माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स
तो आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सही है, यहाँ तक कॉपी करिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो अपने को इस फंक्शन का क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आगरा ऑप्शन ए, पाई, बॉम्बे पाई बाई 2, कैलकाटा 0 एंड दिल्ली 1। अब सोचो कि क्या होगा इसका आंसर। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, मगर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि कॉस इन्वर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, सेक इन्वर्स ऑफ 1 बाई एक्स के। कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, क्या लिखा हुआ है, सेक इन्वर्स रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1। तो इसको कॉस में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये कॉस इन्वर्स में क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1। और फिर से यहाँ पे कैलकुलस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इधर पूरा का पूरा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। कितने लोगों को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 2। तो जो अपने को डिफ्रेंशिएट करना था वो कैसा फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था। पाई बाई 2 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा सी। कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के समूह का अवकलन समीकरण क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मूल बिंदु से गुजरने वाले जो रेखाएं हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी जो लाइन है जो मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल सामने वाले ने 2x दे दिया, 3x दे दिया, रूट 2x दे दिया, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के समूह का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स। फिर उसने पूछा है कि उसका क्या बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, वो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये देखना होता है कि उस गिवन इक्वेशन में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है, ऐसे समझो कि कांस्टेंट कितना है। तो y इक्वल टू एम एक्स में क्या है, m कांस्टेंट है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, फर्स्ट डिग्री का ही आएगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिग्री का आ ही नहीं सकता है। अगर इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1। अगर इक्वेशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है या फिर दो
कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा। तो आपको क्या करना होता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके m को कैंसिल करना होता है, मतलब m को एलिमिनेट करना होता है, m को हटाना होता है। तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा m, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये आ गया तुम्हारा m dy बाई डी एक्स। और ये ऐसे भी लोगों को पता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, m आ गया। अब यहाँ से सोचो कि 1 और 2 को यूज़ किया और क्या किया, m को यहाँ से गैप करना है, हम लोगों को यहाँ से m को गैप करना है। तो इस इक्वेशन को देखो, m का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो m का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। ये आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर को आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा सजा सकते हैं। तो आप कोई ऐसा लिख सकता है कि dy और x को इधर लेके आओ, तो यह आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई dx। ऐसा इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। आप ये देखो कि आपके ऑप्शन में हम लोगों ने कैसा ऑप्शन लिया है, तो देख के बताओ कि आंसर क्या होगा। सोचो, बस मैच करना आप लोगों को। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज आगरा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, आइडिया समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की ढाल क्या है। What is the slope of normal line to the curve y equal to x square plus 3x minus 4 at the point 1,1। तो हम लोगों को क्या निकालना है, अभिलंब की ढाल या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये बताओ कि आपका जो कर्व है उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। हाँ करो, आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है। करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और माइनस 4 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म है। और बोला है कि dy बाई डी एक्स एट 1,1, जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु को क्या करेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स में हम लोग रख देंगे। तो x के प्लेस पे रखा क्या 1 और 3, तो एज इट इज, सो दिस इज 5। तो ये आपका क्या आ गया dy बाई डी एक्स। और आप मुझे ये बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या देता है। dy बाई डी एक्स देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर उसको हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और अपने को क्या चाहिए, अभिलंब का चाहिए, नॉर्मल का चाहिए। तो ये बच्चे को पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच जो ढाल का रिलेशन है वो कैसा होता है, m1 m2 क्या होता है -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 5 है, टेंजेंट का स्लोप अगर 5 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगा -1/5। क्यों, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आना चाहिए। ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, -1/5 बॉम्बे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परवलय y² = 4x और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ
कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो पहली बात तो ये है कि जो इक्वेशन दिया है वो कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और क्या बोल रहा है कि इसके नाभि लंब मीन्स लेटेस्ट रेक्टम से जो एरिया बाउंड हुआ है उसका वैल्यू आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि कभी भी पैराबोला आएगा और उसके नाभि लंब, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का पावर क्या है, इवन है। तो ये जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जितना एक्स के ऊपर उतना ही एक्स के नीचे। अब देखो x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो 100% ये जो ग्राफ है वो 0 0 से क्रॉस भी करेगा। बोल रहा है कि और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, किसी भी पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो पैराबोला के फोकस से क्रॉस करता है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन है जिसके ऊपर और नीचे ये सेम है, मतलब ऐसा अगर फोल्ड कर दोगे तो एक लाइन आ जाएगा, जैसे कि कागज़ होता है ना, बीच में जो पन्ना रहता है, आप उस वो जो लाइन है जहाँ पे वो पंच किया गया है, तो वो लाइन कैसा है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a,0। अभी के लिए याद कर लो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8/3 a स्क्वायर यूनिट, 8/3 a स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ जो रहेगा a उसका वैल्यू है। ओके मगर अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक बार सामने वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही देगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है, वो घर से किसी से लड़ के आया है और उसने तुमको दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, या फिर उसने ऐसा दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, या फिर उसने ऐसा दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू ओनली x, तो इस टाइप के क्वेश्चन का एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का एरिया क्या होता है 8/3 a स्क्वायर। तो सिर्फ हम लोगों को ढूंढना क्या है, a ढूंढना है। और पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले वाले इक्वेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों को कंपेयर करो, 4 से 4 कंपेयर हुआ, x से x कंपेयर हुआ, a क्या होगा यहाँ पे 1, तो a का वैल्यू क्या मिल गया, तो आपको 1 मिल गया। तो एरिया निकाल लोगे, एरिया क्या हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ, पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर। सेकेंड वाले का बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया 4 × 2 × x। कंपेयर करो, दोनों का मिलान करो, 4 से 4, x से x, एक ही जगह पे क्या है 2, एक ही जगह पे क्या है 2, तो एरिया क्या होगा 8/3 2 स्क्वायर। इसमें बताओ कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू x है, इसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4a है, तो इसका जो 4a होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। अरे नहीं समझ में आया, फिर से देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा फोटो एकदम मैच करने के लिए 4 × 1/4 × x लिख दिया, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू x। अपने को क्या चाहिए, अपने को एरिया चाहिए, एरिया के लिए क्या चाहिए a चाहिए। तो इस पैराबोला के लिए a क्या है 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब तो आप खटाखट बस वैल्यू रखो, आंसर बताओ। किसी ने बोल दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, कर लोगे। किसी ने बोल दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 120x। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक शॉर्टकट और अपना एक मेथड भी डेवलप करते जा रहे हैं। कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आए, बट इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम चलेंगे।
अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो बहुत बेसिक सा है। बिहार बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी के वक्त में पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता मगर आजकल पूछ लेते हैं लोग क्वेश्चन। अब पता नहीं क्यों पूछते हैं, मगर चलो पूछा है तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I क्रॉस J। अब ये क्वेश्चन टेक्निकली पूछना नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे एग्जाम में हर एक बार आता है। I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I। ये कोई क्वेश्चन है नहीं। बेसिकली ये क्या है कि ये कोई इसमें कोई कंसेप्ट भी नहीं है। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। एक सर्कल ले लेना है, उस पर क्या करना है, I, J और K लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल कि रोटेशन जो है, अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, घूमने का दो ही मेथड होता है, या तो घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो I क्रॉस J का वैल्यू क्या होगा, K आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, K। K क्रॉस I का वैल्यू क्या आएगा, J। J क्रॉस K का वैल्यू क्या आ जाएगा, I। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की जो विपरीत दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, वो धनात्मक दिशा कही जाती है। और अगर आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, मान लो कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे ही घूमेंगे, तो क्या होगा, J क्रॉस I, ये क्या हो जाएगा, K होगा, बट ये माइनस K हो जाएगा, ठीक है। K क्रॉस J क्या होगा, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक सर्कल ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी लिख लेना I J K, या तो वो, और देख लेना कि ऑर्डर किसका पहले है, I का पहले है, J का पहले है, बस ऐसे ही घुमा दो। यहाँ है I क्रॉस J, तो मैंने I को पकड़ा, J को पकड़ा, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, K तक। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा रहता, J क्रॉस I रहता, तो मैं ऐसे आता, J क्रॉस I, तो मैं यहाँ पे पहुँचता, तो K आता, बट K का वैल्यू क्या आता, माइनस K आता। एज सिंपल। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। अवकलन समीकरण dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x का समाकलन गुणांक। क्या पूछ रहा है, dy/dx प्लस y मल्टीप्लाइड बाई sec x इक्वल टू 10x का समाकलन गुणांक, या फिर फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के किस पोर्शन में आता है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताओ कि दिखता कैसा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लीनियर पे अपने चैनल पे पूरा का पूरा लीनियर का वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आपको तकलीफ अगर थोड़ा भी हो तो आप जा करके सबसे पहले लीनियर का पूरा क्या करो, प्रोसेस देख लो, ताकि आपको समझने में काफ़ी अच्छा हो। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, dy/dx है, यस dy/dx है, y है, जी हाँ y है। y का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज p, y का कोफिशिएंट क्या होता है p, और यहाँ जो RHS में होता है दैट इज q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p क्या है आपका, sec x dx। अब ये बताओ कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x, सही है। और एक रूल आप, तो आंसर आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना
ये क्वांटिटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बट आपको एक बात और पता है कि e का पावर log f ऑफ x, ये क्या होता है? सिंपली f ऑफ x। इसको याद कर लो अभी। e का पावर log f ऑफ x क्या होगा? ये समझना कि log और e बैलेंस हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? log के अंदर जो रहेगा, log के अंदर जो भी रहेगा, तो यहाँ पे log के अंदर क्या है? sec x प्लस tan x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? sec x प्लस tan x। सिंपल। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, e टू द पावर p dx। sec x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको याद करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। e का पावर f ऑफ x, e का पावर log ऑफ f ऑफ x क्या होता है? सिंपली f ऑफ x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए। आगरा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल -π/2 to π/2 x to the power 9 प्लस x cos x प्लस sin to the power 5x। खुश हो गए? अभी जस्ट बताया ऐसा, x to the power 9 x cos x प्लस sin to the power 5x dx। अभी जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि -a to a में अगर रहेगा तो आंसर कैसे आता है। मैक्सिमम टाइम पे इसका आंसर अगर फंक्शन ये ऑड है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तुमको भी ऐसा लग रहा होगा कि एग्जाम में अगर 0 ऑप्शन है तो मार दोगे तुम। मगर देखो -a to a है, x टू दी पावर 9, x का पावर कैसा है? ऑड नंबर, और x का पावर ऑड नंबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, ठीक है। और पावर अगर इवन रहेगा तो क्या है? सम फलन है। अब यहाँ से देखो cos x कैसा फंक्शन है? cos x इवन फंक्शन है, बट इवन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है? ऑड के साथ। तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ऑड फंक्शन, रिजल्टेंट इज ऑड फंक्शन। किसी भी विषम फलन को सम फलन के साथ अगर गुना किया गया तो उसका जो परिणामी फलन होगा वो कैसा होगा? विषम होगा। तो ये भी हो गया ऑड। साइन बताया ही, साइन क्यूब, साइन का पावर 5, साइन का पावर 11। साइन भी है अगर अकेला, साइन को किसी की ज़रूरत नहीं कि उसका पावर कुछ हो जाए, अगर ये साइन भी है तो साइन कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। तो ये भी ऑड। तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है? ऑड फंक्शन है। f ऑफ x कैसा है? ऑड है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2। तो इसका आंसर तो आप लिख ही लोगे, क्या आ जाएगा? 0। पाँचवीं के बच्चे लिख लेंगे, बस उनको पता होना चाहिए कि ये ऑड है। इवन रहेगा तो प्रॉब्लम है, ऑड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड वाले में आंसर डायरेक्ट 0 लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, वक्र y = sin x पर अविलंब का समीकरण निकाले बिंदु 0, 0। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = sin x एट द पॉइंट 0, 0। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या है? sin x पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कहाँ पे निकालना है? 0, 0 पे निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, कुछ भी निकालने का हो, ये ऐसा नहीं कि 2 नंबर में ही आएगा या 1 नंबर में आएगा, ये कहीं पे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसको आप क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? dy/dx। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। फिर आप क्या करो कि dy/dx निकालो। कहाँ पे? क्वेश्चन में पॉइंट गिवन होगा, तो कहाँ पे dy/dx अपने को निकालना है? उसने दिया है 0, 0। तो dy/dx कहाँ पे निकालो? 0, 0 पे। तो ये बच्चे को पता है कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा? cos 0 का वैल्यू आता है 1। अब आपको दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। साइन का जो ग्राफ है उसमें 0, 0 पे ये जो आया नंबर 1, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के बीच का रिलेशन होता है कि टेंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू -1। मतलब m1 m2 क्या होता है? -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल
नॉर्मल का मतलब है अविलंब, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ये 1 है तो इसका क्या हो जाएगा -1 होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे लिखना है अपने को, 0 0 पे। अब याद करो कि अगर पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर बिंदु दिया गया हो और ढाल दिया गया हो तो रेखा का समीकरण कैसे आता है, y माइनस y1, यहाँ पे पॉइंट क्या है 0, m यहाँ पे m क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1, x माइनस x1, सो दिस इज y इक्वल टू -x, सिंपली ये हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। अब इसका आंसर आएगा डायरेक्ट पाई बाय 4। अब कैसे आएगा उसके लिए बात करते हैं। दो तरीके से आएगा, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट वीडियो बना के डाला है ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन में, वो जा करके देखो। दूसरा जो है इस टाइप के क्वेश्चन पे पूरा डेफिनेट इंटीग्रल का एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन किया है मैंने कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो कभी भी ध्यान रखो, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ साइन हो गया, फिर भी आंसर क्या आएगा पाई बाय 4। आंसर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ। अब तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है, आप आराम से जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है अंडर रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। लिमिट डाल दिया 0 से पाई बाई 2, आंसर तुमको पता है पाई बाई 4। यहाँ पे कॉट की जगह सामने वाला क्या डाल सकता है, 10 डाल सकता है, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी कॉट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमेशा पाई बाय 4 करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x dx। अब तुम बोलोगे सर एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ है, मेरी गलती नहीं है, ये बिहार बोर्ड की गलती है, उससे पूछो। हर एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोटि और घात निकालना है। क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से ट्राई करिए कि क्वेश्चन में जो गिवन है कि डिग्री और ऑर्डर जो निकालना है वो हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। एग्ज़ाम आप ही लोगों को देना है तो प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको होना चाहिए। क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटायर का पावर 3/2 इक्वल टू एम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा बारी डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, तो सेकेंड टाइम हुआ है डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हो गया 2। अब जो ऑर्डर आ गया वही डिग्री भी देगा, पहले से ही बताया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटायर का पावर 3/2 इक्वल टू एम डी टू वाई बाई
dx। तो डिग्री के लिए क्या है, रेडिकल साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये जो 3/2 है, मतलब बट्टा में नहीं चाहिए, ऐसा समझ लो। तो क्या किया, इसको दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो 3/2 था आपके पास, 3/2 था, इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। ऑर्डर सबसे ज़्यादा हमारी डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री होगा। तो डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री भी 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अवकलन समीकरण d2y/dx² का पावर 4 प्लस 3dy/dx क्यूब प्लस 9y इक्वल टू cos x का कोटि एवं घात बता दोगे। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, d2y/dx²। तो ऑर्डर क्या आ गया, 2। और इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, कहीं पे भी कोई रेडिकल पावर नहीं है, 1/2 3/2 इस क्वेश्चन में जैसा था वैसा कुछ भी नहीं है, प्लेन है। तो d2y/dx² का पावर क्या है, 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 4 मीन्स व्हाट, कि कोटि 2 और घात 4। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यदि x + y बराबर k हो, y² = 12x पर अभिलंब हो, तो k का मान बताएं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, कि इफ़ x + y = k इज नॉर्मल टू द कर्व y² = 12x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दो इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है। फर्स्ट ऐसा बोल रहा है कि x + y का मान क्या है, k के बराबर है। और एक वक्र गिवन है, कर्व गिवन है, y² = 12x। बोला है कि ये जो लाइन है वो इसको क्या है, नॉर्मल है। तो k का मान लेके आओ। अब सोचो कि y² = 12x, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका dy/dx कैलकुलेट करें। तो y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y dy/dx और दिस इज 12। तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx आपके पास आ गया 6/y। ठीक है, इसको बोल दिया 1। अब देखो ये लाइन है और ये लाइन क्या है, नॉर्मल है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो होगा स्लोप क्या होगा। किसी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, ax + by + c का स्लोप कैसे निकालते हैं, -a/b। -a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y हैविंग नेगेटिव साइन। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1/1, तो ये आ जाएगा -1। और ये dy/dx है, तो ये जो dy/dx आया है ये क्या आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आया। यहीं पे बच्चा गलती करता है, इसको इसके इक्वल कर देता है। अगर ये लाइन टेंजेंट होता तब तो सही है। ये किसका स्लोप हुआ, टेंजेंट लाइन का। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी बहुत बार सिखाया है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/dy/dx, -1/dy/dx। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y/6। तो y/6 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप निकाल दो y/6 -y/6 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गया, y का वैल्यू क्या आ गया 6। अब y का वैल्यू 6 आ गया तो अपने को चाहिए x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिया y का वैल्यू क्या रख दिया 6 रख दिया x निकालने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखो y का वैल्यू क्या रखो 6 रखो, तो ये क्या जाएगा 36 और ये आ जाएगा आपके पास 12x। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3। x और y को यहाँ पे रख दो, x + y = क्या है
के, तो 3 + 6 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या आ गया 9, द वैल्यू ऑफ के इज 9। तो बॉम्बे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन बी। फिर से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब आप dy/dx आपने जैसे ही निकाला तो ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर सामने वाला बोलता है कि ये जो लाइन है x + y = k, इसको टेंजेंट है, तब हम लोग क्या प्रोसीड करते हैं, 6/y = -1। मगर वो सामने वाला बोल रहा है कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है कि जो भी आप dy/dx निकालते हो वो क्या, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy/dx, या फिर सिंपली ऐसे याद रखो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप और नॉर्मल लाइन का स्लोप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, -1। द स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। इसी क्वेश्चन में सामने वाला पूछ सकता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। देखना बस ये होता है कि साइन के साथ जो वैल्यू है 1/2, कॉस के साथ भी सेम वैल्यू आना चाहिए। जो इनपुट यहाँ पे है वही इनपुट यहाँ पे भी होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 आएगा। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या आ जाएगा, π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या आ जाएगा, π/2। ऐसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, साइन इनवर्स x 1/x का मान बताएं। साइन इनवर्स 1/x का मान बताएं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। इनवर्स की दुनिया में जब हम लोग आते हैं तो साइन इनवर्स x और साइन, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स x के। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि साइन इनवर्स 1/√2 और आपको इसको कॉसेक के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2। यही सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ हो, तो कॉस इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार में देख लिया कि ऐसा आ सकता है, या फिर साइन की जगह कॉस आ सकता है, कॉस की जगह tan आ सकता है। तो तीनों का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान बताएं। बहुत सिंपल सा है, कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा, π/2 90 डिग्री। तो ये क्या जाएगा, कॉट π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। सही है ना, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो कॉट π/2 क्या आ जाएगा, 0। ये एक ही जैसा क्वेश्चन है, ITF पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसके आने के चांस है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में भी आपका आ जाए। नोट करिए।
अगला प्रश्न, मान निकालें साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो सोचो, अच्छा ये माइनस ऑफ 1/2 है। एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। वही साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस वाले में ये एप्लीकेबल नहीं है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ऐसा नहीं लिख देना आप। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको ऐसा लिखा, साइन पाई बाई 3 और साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस बाहर चला जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स 1/2। अब ये बताओ साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया, साइन का वैल्यू 1/2 कब आएगा, पाई बाई 6 के लिए 30 डिग्री। तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ये क्या हो गया, 60 और 30 90, पाई बाई 3 पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज आगरा, ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन देखो क्या है, वही है, मान निकालें या फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। सो दिस इज 1/2 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ठीक, सो दिस इज tan इनवर्स 1/2 और 1/3 को ऐड किया तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 6 और 2 3 5 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 1/6 और 1/6 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा 5/6 5/6। ये आइटम कैंसिल हो गया, क्या आ गया tan इनवर्स 1। और ये बताओ कि tan का वैल्यू 1 कब होता है, tan का वैल्यू 1 होता है जब थीटा क्या हो π/4। तो इसका आंसर क्या आ गया π/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन आगरा। क्या बात है, ए ऑप्शन बहुत आ रहा है। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/√2 का मुख्य मान बताएं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2। अब देखो, अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे बचपन से याद करके रखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स जैसे ही आ गया तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जैसे ही आया तो बच्चा वही पुराना कॉस से उसको जोड़ देता है और क्या लिख देता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये गलत है। पहली बात तो ये है कि ये गलत है।
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपके पास क्या गिवन है, कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस, तो इसको मैंने क्या लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस का वैल्यू 1/√2 कब होता है, सोचो, कॉस इनवर्स 1/√2 क्या होगा, π/4 होगा, तो पाई माइनस π/4, दिस इज 3π/4। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सदिश 19i + 5j कैप माइनस 16k कैप का मापांक। अब ये बताने जैसा तो है नहीं, मगर चलो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, तो मैं करता हूँ। अब इसमें क्या है कि क्या बोला, मॉडुलस बोला है, किसी भी वेक्टर का मॉड क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई वेक्टर है, मैंने बोल दिया कि वेक्टर ए है xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड ए किसके इक्वल आएगा, √x² + y² + z²। यहाँ पे क्या वेक्टर गिवन है आपको, वेक्टर ए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वेक्टर ए है मेरे पास 19i + 5j - 6k, तो इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉड ए क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट क्या है 19x, तो 19 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब कर लोगे नहीं, 19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर तो क्या है, 6 के स्क्वायर जैसा ही आ जाएगा 36। ABCD में से बताओ आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, अंडर रूट में आएगा जो भी आएगा। आगरा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही आया, बोला कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ i कैप j कैप k कैप, इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा। अरे क्या होगा, √3। ये क्वेश्चन भी पूछा है, पता नहीं क्यों पूछा है, मगर पूछा है, तो हम लोग भी करेंगे, देखो हो सकता है आपको भी आ जाए। अगला प्रश्न वेक्टर से ही अपना, वेक्टर से बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। और आपके पास तो अब ऑप्शन भी है, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, J क्रॉस J, इसका वैल्यू बताओ। अब ये ध्यान रखो, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणन उसी वेक्टर के साथ हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जो वेक्टर है उसी वेक्टर के साथ क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। k क्रॉस k क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, i क्रॉस i क्या आ जाएगा, 0। सेम वेक्टर का वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्या आ जाएगा, 0। बहुत सिंपल सा है रूल कि a क्रॉस b क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और दो वेक्टर है उसी वेक्टर के साथ क्रॉस किया तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा,
ज़ीरो। और साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो। तो ये पूरे के पूरे आइटम को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा।